Okay, Namaskar students. So here we are and we are here with the chapter 5 of the consumer rights class 10th economics. Okay, so moving on to the chapter, हम यहाँ पे collages हमें दे रखे हैं यहाँ पे insurance firm to pay 7,000 for the tab, bank fine rupees 15K for slow piece service, insurance firm made denying medical. अब यहाँ पे ये सब क्या है? ये सब कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं। तो ये लोग यहाँ तक क्यों पहुँचे, क्यों लोग कंज्यूमर कोर्ट्स गए, क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, जस्टिस उन्हें नहीं मिला, क्या तरीके से उन्हें कंज्यूमर राइट्स उन्होंने एक्सरसाइज करे, किस वे में कि उन्हें फेयर डील मिल सके सेलर्स से, और क्यों उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसके लिए उनको कंपेंसेशन कैसे मिला। सब इस पूरे चैप्टर में हम कंज्यूमर के राइट्स के बारे में पढ़ने वाले। कंज्यूमर कौन? मैं, आप सब लोग यहाँ पे कंज्यूमर हैं। हम कुछ ना एवरी डे वी कंज्यूम मैनी थिंग्स। ओके, हम बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से बनाई गई हैं। कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। सही होती हैं तो आपको बहुत अनफेयर लगता है कि आपने पैसे भी दिए हैं और उसके बावजूद ये एक गलत चीज़ आपके हाथ में लगी है। सो आप उस टाइम पे, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप अपना पूरा मनी पे कर रहे हैं किसी सर्विस और गुड के लिए, और उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपको पूरा ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, तो आप यहाँ पे इस चैप्टर में अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। सो वी पार्टिसिपेटेड इन मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में? प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं। अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ तो दैट इज आई एम द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो गेन समवेयर, I have also gained my teachings and my studies from somewhere, so I am also a consumer. मैं consumer भी हूँ, साथ में मैं एक producer भी हूँ। As far as producers of goods and services, अब जैसे goods and services के producers हैं अगर हम, so हम किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो सकते हैं इस टाइम पे, राइट? कोई से भी सेक्टर, हमने अर्लियर डिस्कस करे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, एनी सेक्टर। कंज्यूमर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे वो परचेज कर सके गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्हें चाहिए हो, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या होती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो पीपल कंज्यूम करते हैं और यूज़ करते हैं। अब प्रीसीडिंग चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया है कि क्या ज़रूरत है रूल्स और रेगुलेशंस की ताकि डेवलपमेंट हो सके। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी मच नेसेसरी। सो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने डेवलप किए, ऐसे हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, या फिर हाई इंटरेस्ट रेट से उन्हें बचा रहे हैं कुछ लोगों को मनी लैंडर्स से इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, या फिर सिमिलरली कुछ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे जिससे कंज्यूमर्स को भी फेयर चॉइस मिल सके कि वो अपना जो चीज़ें परचेज कर रहे हैं, जो यू कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनमें उनको अनफेयर वे में ट्रीट नहीं किया जा सके। जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कि सपना को अपना लैंड सेल करना पड़ा था अपना लोन देने के लिए। ओके, फोर्स किया गया था क्योंकि वो वापस नहीं कर पाई। तो इस तरीके से बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऐसे होते हैं जो लो वेज एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको फेयर तरीके से उनको नहीं मिलते हैं बेनिफिट्स, और उनको हार्मफुल भी होते हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जो उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं। ऐसा एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उनके प्रोटेक्शन के लिए। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं उनको फॉलो भी किया जा सके। इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बन जाते हैं बट उनको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, सो लाइकवाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए मार्केट प्लेस के अंदर। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को बहुत ऑफनली वो वीक पोजीशन में अपने आप को देखता है कि प्रोड्यूसर तो चलो ठीक है, बड़ी कंपनी है, बट एक कंज्यूमर तो एक इंडिविजुअल पर्सन हो गया ना, तो उसके लिए एक वीक पोजीशन आ जाती है। सो जब भी वो कंप्लेंट फाइल करता है कि उसे गुड सर्विसेज नहीं मिली, तो सेलर क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे शिफ्ट करता है? बायर पे शिफ्ट कर देता है। देयर पोजीशन यूज से इफ यू डिडंट लाइक व्हाट यू वांट प्लीज गो एल्सवेयर। वो क्या बोलेंगे? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, तो कहीं और जाए खरीद लो। सिंपल सी बात है, नहीं पसंद आ रहा है तो कहीं और खरीद लो। बट ऐसा गलत है। अगर सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो एज इफ द सेलर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वन द सेल इज कंप्लीटेड। तो सेलर क्या बोलता है कि एक बार मैंने बेच दिया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ? कंज्यूमर मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे, वो आया इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। ओके, कि सेलर तो बेच देगा
हम, अरे तुमने गलत बेचा है, हमने पैसे दिए, तुमने एक तरीके से हमें कौन ही तो किया है, हमें फूल बनाया है, राइट। सो दैट इज रॉन्ग। एक्सप्लॉयटेशन जो होता है मार्केट प्लेस में वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें बहुत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती है शॉपकीपर्स की तरफ से। यहाँ के कभी कभी वो वेट कम लगा देते हैं, है ना, ट्रेडर्स कभी कभी ऐसे काम करते हैं, एडल्ट्रेटिव्स और डिफेक्टिव गुड्स बेच देते हैं। तो मार्केट फेयर तरीके से तो वर्क करता नहीं है जब प्रोड्यूसर्स और फ्यू पावरफुल कंज्यूमर्स जो हैं वो स्मॉल अमाउंट्स में है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स तो बहुत हैं पर पावरफुल हैं, पर सॉरी, प्रोड्यूसर्स आर लेस एंड पावरफुल एंड कंज्यूमर्स आर मोर बट स्मॉल अमाउंट्स में इंडिविजुअली स्कैटर्ड है। ओके, सो ये स्पेशली तब होता है जब लार्ज कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हूँ गुड्स में। अगर मैं बोलूँ मेरे को नेस्ले का कोई प्रोडक्ट लिया है, दैट इज एन ओनली एन एग्जाम्पल कि मैंने कोई नेस्ले का प्रोडक्ट लिया और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं कंपनी पे जाके सूट तो फाइल नहीं कर सकती ना कि मेरे को ये गलत लगा ऐसे। दैट इज, हम तब वीक पोजिशन में आते हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, वो मेरे को आसानी से दबा देगी, राइट। सो ये तब होता है जब लार्ज कंपनीज होती है, इन कंपनीज के पास पावर होती है, वेल्थ होती है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है बहुत तरीक़ों से। कभी कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी मीडिया की तरफ से चली जाती है ताकि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि आपने देखा एक एग्जांपल था, एक कंपनी सोल्ड करी थी, पाउडर्ड मिल्क बेच रही थी बेबीज़ के लिए वर्ल्ड की तरफ। ओके, सो इसने क्या किया, द वर्ल्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट क्लेमिंग टू बी बेटर देन मदर्स मिल्क। एक कंपनी ने क्या किया कि मदर्स के मिल्क से भी बेटर है और पाउडर्ड मिल्क उनका। सालों लग गए लोगों को स्ट्रगल करते हुए कंज्यूमर्स को कि वो कंपनी को नीचे लेके आए, फोर्सली एक्सेप्ट कराया गया कि वो झूठी बातें बोल रही थी। ओके, नॉट बेटर देन मदर मिल्क, ओके, दैट वाज नॉट बेटर। सो उसको अचीव करने के लिए इतना टाइम लग गया, इसीलिए लॉन्ग बैटल फाउट करी गई ताकि सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को एक्सेप्ट कराने के लिए कि उनके प्रोडक्ट से लोगों को कैंसर हो सकता है। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये एक्सेप्ट करना पड़ा बहुत स्ट्रगल के बाद, कंज्यूमर्स की स्ट्रगल के बाद, कि इससे कैंसर हो सकता है। इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपको जो आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है या नहीं। ओके, सो आप सबको पता है कि देखो ना, एवरीवन नोज टबैको किल्स पीपल, बट हु कैन से दैट टबैको कंपनी शुड नॉट बी फ्री टू सेल टबैको। आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। ओके, सो कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुए। कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुए कब, जब कंज्यूमर्स को डिससेटिस्फैक्शन हुआ अनफेयर प्रैक्टिसेस से जो सेलर्स यूज़ कर रहे थे। सो अब लीगल सिस्टम उस टाइम अवेलेबल नहीं था कंज्यूमर्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मार्केट प्लेस में उनका क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनके साथ बहुत गलत किया जाता था, राइट। सो क्या हुआ, ओके, सो वेयर वॉज आई, हाँ, फॉर लॉन्ग टाइम क्या हुआ, कंज्यूमर्स जो थे वो हैप्पी नहीं थे पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट के साथ, तो वो क्या करते थे, उस ब्रांड को खरीदना ही बंद कर देते थे और परचेज करना ही बंद कर देते थे। तो इससे क्या हुआ है, पहले से ही मान लिया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कंज्यूमर्स की है कि उनको ध्यान देना चाहिए कुछ सर्विस खरीदते वक्त या कोई प्रोडक्ट खरीदते वक्त। ओके, सो बहुत साल लगे ऑर्गेनाइजेशंस बनने में इंडिया के अंदर और वर्ल्ड में भी, कि अवेयरनेस ला सकें लोगों के बीच में कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की भी होती है कि कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है। सो शिफ्ट कराने में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की तरफ, ओके, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर को शिफ्ट करने में। इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट एक सोशल फोर्स की जैसे ओरिजिनेट हुआ कि जब नेसेसिटी देखी गई प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब रैम्पेड फूड शॉर्टेजेस, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, कि रैम्पेड फूड कम पड़ जाता था, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, फूड में कुछ उल्टा फुल्टा मिला लेते थे, एडिबल ऑयल ख़राब कर देते थे। इससे क्या हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट किए गए। अब ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टार्ट हुए 1960 में, टिल 1970 तक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई, वो आर्टिकल्स लिखने लग गई, एग्जीबिशन होल्ड करने लग गई, उन्होंने अपने कंज्यूमर ग्रुप्स बना दिए ताकि वो राशन शॉप्स की मेल प्रैक्टिसेस, उनकी गलत हरकतें रोक सकें, और रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में जो भरी भरी बसेस जाती थी उसको भी रोक सके। सो इंडिया ने कंज्यूमर ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा तरीके से उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट किया। अब देखें यहाँ पे एक हमें कंज्यूमर इंटरनेशनल दे रखा है। 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने यूएन गाइडलाइंस के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। अब ये एक टूल था जिससे नेशंस ने अडॉप्ट किया कि वो मेजर कर सके, अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन दे सकें और कंज्यूमर एडवोकेटी ग्रुप्स
बना सकें। कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स ने उन प्रेस किया गवर्नमेंट्स को कि वो ऐसा करें, बहुत सारी गवर्नमेंट्स को फोर्स किया वहाँ के लोगों ने, गवर्नमेंट के लोगों ने, कि आप इस प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर, गाइडलाइंस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें। इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत बड़ी फाउंडेशन बनी। अभी कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज़ बिकन अम्ब्रेला बॉडी ऑफ 240 ऑर्गेनाइजेशन ओवर 100 कंट्रीज। अब आप देख सकते हैं 240 ऑर्गेनाइजेशन है ओवर 100 कंट्रीज। इन सारे एफर्ट्स के बाद मूवमेंट जो है जो सक्सीड हो पाया, और प्रेशर पड़ा बिजनेस और उनके फर्म्स पे एज वेल एज गवर्नमेंट पे भी कि वो अपने बिजनेस को सही तरीके से कंडक्ट करें, जो कि अनफेयर है और अगेंस्ट इंटरेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ओके, सो मेजर स्टेप लिया गया 1986 में इंडिया गवर्नमेंट की इस तरफ से कि उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टार्ट किया, प्रॉपरली नोन एज कोपरा। आपकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कोपरा। ओके, सो आप कोपरा के बारे में और पढ़ेंगे आगे। ओके, सो आप देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन आएगा, व्हाट कुड हैव बीन स्टेप्स टेकन बाय कंज्यूमर ग्रुप्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो नहीं किए जाते। अब यहाँ पे देखिए कंज्यूमर फोरम स्टार्ट किए गए। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कंज्यूमर राइट्स, सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। ओके, सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। रेजी मैथ्यू एक हेल्दी बॉय था जो क्लास 9th में था। वो प्राइवेट क्लिनिक में एडमिट किया गया और उसके टॉन्सिल्स निकाले गए केरला में। ईएनटी सर्जन ने टॉन्सिल्स हटाने की सर्जरी परफॉर्म की और उसके अंदर उसको एक जर्नल एनेस्थीसिया दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ? इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की जो दवाई होती है जिससे आपको पेन फील नहीं होता, उससे क्या हुआ, उसको सिम्टम्स हो गए ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ के, जिसकी वजह से उसकी लाइफ ख़राब हो गई। उसके फादर ने एक कंप्लेन फाइल करी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में, क्लेम करते हुए 5 लाख रुपीज़ मेडिकल नेग्लिजेंस के और डेफिशिएंसी के सर्विसेज के अंदर। स्टेट कमीशन ने ये बोला कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं था और रेजीज फादर की अपील को मना कर दिया गया। उसके बाद रेजी के फादर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की तरफ गए जो दिल्ली में लोकेटेड था। नेशनल कमीशन ने जब इस पूरे कंप्लेंट को देखा तो हॉस्पिटल को रिस्पॉन्सिबल माना कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस हुई थी, इग्नोर किया गया था, और वो हॉस्पिटल को डायरेक्ट किया गया कि वो 5 लाख का कंपेंसेशन दे। सो आपने देखा रेजीज की सफरिंग दिखाती है कि कैसे हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस यानी उसकी इग्नोरेंस की वजह से, गलती की वजह से डॉक्टर्स और स्टाफ की एनेस्थीसिया गलत दे दिया, एक स्टूडेंट की लाइफ खराब हो गई। ओके, सो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हम जैसे कंज्यूमर यूज़ करते हैं तो हमारे पास राइट है कि हमें इनको प्रोटेक्शन मिल सके इनकी तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि हम बस कंपेंसेशन मानेंगे। अगर ऐसे रूल्स आएंगे तो जो सेलर्स हैं वो डरेंगे और अपना काम थोड़ा सही से करेंगे, राइट। सो प्रोड्यूसर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला गया कि वो सेफ्टी रूल्स जो हैं वो रेगुलेशंस को, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हम परचेज करते हैं जिनमें स्पेशल अटेंशन और सेफ्टी देखी जाती है, जैसे कि प्रेशर कुकर्स, सेफ्टी वॉल्स। अगर वो डिफेक्टिव हो गए, प्रेशर कुकर्स के जो साइड में जो ब्लैक कलर के आपने देखा होगा सेफ्टी वॉल्व होती है, अगर वो डिफेक्टिव है तो उससे प्रेशर कुकर फट सकता है और एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरर्स को ये बोला गया कि वो सेफ्टी का ध्यान रखें। ओके, सो पब्लिक और गवर्नमेंट को ये एक्शन लेने की ज़रूरत थी कि क्वालिटी मेंटेन की जाए। ओके, सो हम देखते हैं कि अभी भी बैड क्वालिटीज़ मिलती हैं क्योंकि ये रूल्स थोड़े वीक हैं और कंज्यूमर मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। ओके, सो आप देखें इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विस। तो फर्स्ट थिंग हमने देखा कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अब गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप कोई कॉमोडिटी खरीदते हैं तो हम चेक करते हैं कि उसके ऊपर डिटेल्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। डिटेल जैसे कि कब वो कितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, राइट, और प्राइस क्या है, बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, ये सब कुछ उसमें चेक किया जाता है। एक्सपायरी डेट, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर, एवरीथिंग। ओके, सो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही हम कोई चीज़ खरीदते हैं। उसके लिए When we buy medicines on पैकेट्स आपने देखा होगा डायरेक्शंस होते हैं प्रॉपर यूज़ के। ओके, सब चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। तो हम गारमेंट्स देखते हैं तो इंस्ट्रक्शंस फॉर वॉचिंग, एवरीथिंग इज रिटन देयर। ओके, सो ऐसे रूल्स क्यों बनाए गए? ताकि इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जाए, इसीलिए राइट टू बी इन्फॉर्म। सेकेंड राइट आता है, फर्स्ट राइट हमने देखा राइट टू सेफ्टी, आप नोट करते जाए साथ साथ। फर्स्ट राइट क्या था? राइट टू
सेफ्टी हमने पढ़ा। अब सेकंड राइट हम पढ़ रहे हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये क्या है कि पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस पर लेबल लगा होना चाहिए। गुड पे और सर्विसेज देते वक्त भी उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कंज्यूमर्स को कि वो क्या सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो कंज्यूमर्स कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट। अगर वो प्रोडक्ट और सर्विस डिफेक्टिव है किसी भी तरीके से तो वो कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें कि अगर हम एक प्रोडक्ट फाइंड देखते हैं और वो डिफेक्टिव है और एक्सपायरी पीरियड से निकल चुका है तो हम एक रिप्लेसमेंट देख सकते हैं, है ना, कि अगर कि हमें दूसरा वाला दे दो। अगर एक्सपायरी प्रिंट ही नहीं होगी तो मैन्युफैक्चर को ब्लेम किया जाएगा और शॉपकीपर पे कि और वो एक्सेप्ट ना करे ऐसी चीज़ों को। ओके, इफ़ पीपल सेल मेडिसिन दैट हैव एक्सपायर्ड सीवियर एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दैम। सिमिलरली अगर कोई वन प्रोटेस्ट कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, अगर कोई गुड सेल कर रहा है उसके खिलाफ कि वो प्रिंटेड प्राइस से ज़्यादा पे बेच रहा है, जो कि MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप देखते हैं लिखा हुआ होता है लेबल के पीछे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इससे ज़्यादा आप नहीं मांग सकते। इनफैक्ट क्या होता है MRP से आप कम पे खरीद सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है MRP पे ही खरीदना है। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी आप इसमें बार्गेन करके भी खरीद सकते हैं। वो ये नहीं बोल सकते कि भाई MRP पे ही है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो रीसेंट टाइम में आपने देखा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत एक्सपेंड हुआ है और वेरियस जगह पे वेरियस सर्विसेज में इनको चेक किया गया है। अक्टूबर 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एनेक्ट किया था लॉ, जो कि पॉपुलरली क्या नोन किया जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, जिससे क्या होता है सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन इंश्योर की गई कि वो अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में जान सकें। तो RTI से क्या हुआ आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अमृता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी, उसने जब अपने सारे सर्टिफिकेट सबमिट किए इंटरव्यू के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और उसको कोई फिर न्यूज़ ही नहीं आई, उसको ऑफिशियल्स ने क्वेरीज के लिए मना कर दिया, तो उसने क्या किया, एक RTI की एप्लीकेशन फाइल की कि उसने ऐसे लिखा कि उसका राइट है कि जानने का कि क्या रिजल्ट आए हैं, रीजनेबल टाइम में कब तक आ जाएंगे, ताकि वो अपना फ्यूचर प्लान कर सके। जैसे ही उसको और शी सून गॉट अ कॉल लेटर फॉर अपॉइंटमेंट, उसको अपॉइंटमेंट का लेटर आ गया। सो ऐसा आप वेट नहीं कर सकते ना कि कब आपको जॉब मिलेगी, आपने सब सर्टिफिकेट्स वगैरह दे दिए हैं, इसलिए आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट ने ये एक्ट है हमारे पास, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, सो व्हेन चॉइस इज डिनाइड तो अब आएगा हमारे पास राइट टू चूज। ओके, सो राइट टू चूज। अब देखो अभिरामी एक स्टूडेंट है अनिसारी नगर में, जिसने 2 ईयर का कोर्स ज्वाइन किया लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट पे प्रोफेशनल कोर्स के लिए न्यू दिल्ली में। अब जब उसने ज्वाइन किया था कोर्स तो उसने 61,000 रुपीज़ लमसम दिया एंटायर कोर्स, 2 ईयर्स के एंटायर कोर्स के लिए। अब उसने बाद में सोचा कि कोर्स एट एंड ऑफ द ईयर उसने देखा कि क्वालिटी जो टीचिंग की थी वो सही नहीं थी। जब उसने रिफ़ंड मांगा 1 साल बाद, उसको मना कर दिया गया रिफ़ंड। तो उसने क्या किया, केस को दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किया। तो कोर्ट ने इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट किया कि उसे 28,000 वापस दिए जाएं, ये बोलते हुए कि उसको राइट है चूज़ करने का। तो इंस्टीट्यूट ने अगेन अपील की स्टेट ऑफ कंज्यूमर मिशन में। तो कंज्यूमर मिशन ने क्या किया, फर्दर फाइन लगाया 25,000 का कि फ्रिवोलियस अपील, कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट ने आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोल के फाइल उन पे चार्ज किया। सॉरी, सो उनको ये बोला गया, आप तो उनको 25,000 फाइन लगाया गया। ओके, क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ जाने की कोशिश करी जो कि गलत था। ओके, और डायरेक्ट किया इंस्टीट्यूट को कि वो 7,000 कंपेंसेशन दे और लिटिगेशन कॉस्ट दे। कंपेंसेशन किसको दे, अभिरामी को कंपेंसेशन दे। ओके, सो स्टेट कमीशन ने रेस्ट्रेन भी कर दिया ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के स्टेट से कि वो ऐसे स्टूडेंट्स की फ़ीस चार्ज ना करें एंटायर कोर्स के लिए एडवांस में एक बार में, यानी उनको इंस्टॉलमेंट्स में देने का मौका दें। अगर इसका वॉयलेशन हुआ तो इससे पेनल्टीज़ मिल सकती हैं और इम्प्रिजमेंट और ये सब भी हो सकता है। सो अब इस एग्जांपल से हमने क्या समझा, हमारे पास राइट टू चूज़ है, भले ही हमारा कोई सा भी जेंडर हो, एज हो, नेचर ऑफ सर्विस हो, हमारे पास राइट टू चूज़ है कि हम उस कंटिन्यू कर रहे हैं उस सर्विस को कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कुछ टूथपेस्ट बाय करना है और शॉप ओनर कहता है कि वो टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश खरीदोगे, तो ऐसा हो रहा है कि
अब तब आपके पास टूथब्रश है, आपको ज़रूरत नहीं है टूथब्रश की, तो आपके पास चॉइस है कि आप मना कर दो कि नहीं, मेरे को सिर्फ टूथपेस्ट ही चाहिए। सिमिलरली ऐसा समटाइम होता है कि गैस सप्लाई डीलर्स होते हैं कि वो इंसिस्ट करते हैं कि आप स्टोव खरीदो सबसे पहले नए कनेक्शन के लिए। सो ये बहुत टाइम्स होता है जब आपको फोर्स किया जाता है आपको चीज़ें खरीदने के लिए, जब आपके पास खरीदने की इच्छा ही नहीं है। आपने देखा अगर आपके पास नया गैस का कनेक्शन आ रहा है तो पहले वो कहेंगे पहले आप स्टोव खरीदो, उसके बाद हम आपको गैस सिलेंडर देंगे, जो कि गलत है। ओके, सो कंज्यूमर कहाँ जाए ऐसे जस्टिस के लिए? सो अब क्या आता है हमारे पास? राइट टू सीक रिड्रेसल। सो अब ये है हमारा फोर्थ राइट, राइट टू सीक रिड्रेसल। फर्स्ट राइट क्या था? राइट टू सेफ्टी, सेकेंड राइट टू बी इन्फॉर्म, थर्ड राइट टू चूज, एंड नाउ फोर्थ इज राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि आपको रिड्रेसल यानी कंपेंसेशन लेने का राइट है। अनफेयर ट्रेड नहीं, सॉरी कंपेंसेशन नहीं, रिड्रेसल मीन्स आपको कंप्लेंट फाइल करने का राइट है। ओके, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अनफेयर ट्रेड हो रही है, आपके लिए डैमेज हुआ है, तो आपके पास राइट है कि वो आप उसके लिए कंपेंसेशन डिमांड करें और फाइल कर सके कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर। ओके, सो आप देखेंगे कि कैसे कंपेंसेशन मिलता है लोगों को। सो प्रकाश के केस में क्या हुआ, अब देखें एग्जाम्पल में, उसने एक मनी ऑर्डर देखा। देखो यहाँ पे प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। अब वो अपने डॉटर को मनी ऑर्डर देने जा रहा है। प्रकाश को पता पड़ा कि उसकी डॉटर के पास मनी रिसीव ही नहीं हुई है। ओके, सो उसने क्या किया, उसने इंक्वायर किया मनी ऑर्डर की तरफ पोस्ट ऑफिस में, तो उसने बोला कि उसको पता ही नहीं है। सो पोस्ट ऑफिस ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और क्वेरी सेटिस्फाइड नहीं हुई। सो प्रकाश ने क्या किया, लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पे गया एडवाइस के लिए, और एडवाइस के लिए गया तो उन्होंने उससे एक कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फाइल करवाया। उसके बाद उसने खुद ही अपने केस में अपनी प्ली रखी, अपने आप को उसने खुद ही रखा आगे, ठीक है, कोई लॉयर की ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट जज ने उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, तो जज ने वर्डिक्ट अनाउंस किया। ओके, सो अब इसमें आप देखें कि उसकी फेवर में वर्डिक्ट अनाउंस किया गया। सब आप यहाँ देखें प्रकाश ने क्या किया, मनी ऑर्डर भेजा अपनी डॉटर मैरिज के लिए विलेज के अंदर, तो मनी पहुँची नहीं जब उसे चाहिए थी, बहुत टाइम बाद पहुँची भी नहीं, तो प्रकाश ने फाइल की केस न्यू दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे आपने देखे। ओके, सो कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया के अंदर क्या हुआ, वेरियस फॉर्मेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बने, लोकली नोज एज कंज्यूमर फॉर्म्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। तो ये क्या बोलती है, कंज्यूमर फॉरम्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। ये कंज्यूमर्स को गाइड करते हैं कि कैसे वो अपने केस फाइल कर सकते हैं और कैसे कैसे वो अपने पैसे वापस और कंपेंसेशन ले सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट की तरफ से। इन ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। अगर आप एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में रह रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लिखा होता है। ओके, सो अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर आपको हो रही है तो ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जो आपका केस लेते हैं आपके बिहाफ पे। ओके, अब कोपरा के अंडर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3 टायर क्वाजिडिशियल मशीनरी होती है एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। ये सेटअप की गई थी रिड्रेसल के लिए कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट क्या होती है, डील करती है केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू 20 लाख, और स्टेट लेवल कोर्ट जो होती है वो 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में। आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होता है वो 20 लाख से कम के केसेस लेगा। उसके बाद जो आप 20 लाख से ज़्यादा का केस है, आपका कंपेंसेशन 20 लाख से ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं आप, तो आप स्टेट लेवल में जाएंगे 20 लाख टू 1 करोड़ के बीच में अगर आपका क्लेम है। और उसके बाद अगर 1 करोड़ से भी ज़्यादा है तो आप नेशनल लेवल कोर्ट में जाएंगे। अब देखें सेकेंड सिनेरियो क्या है, अगर आपका केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं लिया गया तो आप स्टेट पे अपील कर सकते हैं, और स्टेट पे भी नहीं लिया गया तो नेशनल कोर्ट्स पे भी अपील कर सकते हैं। सो ये एक्ट अनेबल करता है राइट टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स। ओके, अनेबल्स द कंज्यूमर टू राइट टू रिप्रेजेंट इन कंज्यूमर कोर्ट्स। अब हमारे पास आता है राइट टू रिप्रेजेंट, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है कोर्ट में। ओके, सो अभी दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, एंड फॉर द पार्ट 2
please check out the bell icon or my channel. Please like, share and subscribe my video. Thank you. Have a nice day.